नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ की इंपॉर्टेंट बैठक रद्द। दोनों देशों के बीच छिड़ गया है राजनयिक विवाद। विवाद का सेंटर पॉइंट है पार्थेनन मूर्तियां। मैक्सिको में एक्सोलोटल के संरक्षण अभियान को फिर से शुरू किया गया। IUCN ने किया है गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत। एक्सोलोटल अपने अंगों को कर सकता है रीजनरेट। और बिहार में होगा एक नया सर्वे। मकसद है शराबबंदी की स्थिति का मूल्यांकन। शराबबंदी पॉलिसी की अक्सर होती है आलोचना। आइए खबरों की शुरुआत करें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत हाल ही में हुई एक घटना के कारण ब्रिटेन पर एकदम सही बैठ रही है। दरअसल ग्रीस पिछले कई सालों से ब्रिटेन को बार बार पार्थेनन मूर्तियों को परमानेंटली वापस करने के लिए कह रहा है, लेकिन ब्रिटेन है कि सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस के साथ हाल ही में एक इंपॉर्टेंट बैठक को भी रद्द कर दिया। यह बैठक ब्रिटिश संग्रहालय में रखी पार्थेनन मूर्तियों को वापस करने से ही रिलेटेड थी। बैठक के रद्द होने के कारण ब्रिटेन और ग्रीस के बीच एक नया राजनयिक विवाद भी छिड़ गया है। आपको बता दें कि ग्रीस के बार बार कहने पर भी ब्रिटिश संग्रहालय ने मूर्तियों को परमानेंटली वापस करने से इनकार कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये विवादित पार्थेनन मूर्तियां क्या हैं। दरअसल ग्रीस की पार्थेनन मूर्तियां 30 से अधिक पत्थर की मूर्तियां हैं जो 2000 साल से भी अधिक पुरानी हैं। इन मूर्तियों को एल्गिन मार्बल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन मूर्तियों में से अधिकांश मूर्तियां एथेंस में एक्रोपोलिस की पहाड़ी पर पार्थेनन मंदिर की दीवारों और मंदिर के परिसर में लगी हुई थीं। आपको बता दें कि पार्थेनन मंदिर 432 ईसा पूर्व में बना था। यह मंदिर यहाँ की एथेना देवी को समर्पित है और इसे एथेंस के स्वर्ण युग के गौरव के रूप में देखा जाता है। तो फिर सवाल है कि ये मूर्तियां ब्रिटेन कैसे पहुंची। दरअसल 19वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य के तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत थॉमस ब्रूस द्वारा पार्थेनन मंदिर से इन मूर्तियों को हटा दिया गया था और 1816 में ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा इन्हें खरीद लिया गया था। इस पर एथेंस ने थॉमस ब्रूस पर चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन मूर्तियों की देखभाल करने वाले ब्रिटिश संग्रहालय का दावा है कि इन मूर्तियों को थॉमस ब्रूस ने ऑटोमन साम्राज्य के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हासिल किया था। मतलब ये कि थॉमस ब्रूस को ऑटोमन साम्राज्य से मूर्तियां हटाने की प्रॉपर परमिशन मिली थी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑटोमन साम्राज्य उस समय एथेंस को नियंत्रित करता था। ग्रीस कहता है कि परमिशन मिली थी तो कागज दिखाओ, लेकिन ब्रिटेन कहता है कि परमिशन देने वाला कागज कहीं खो गया है। इस कारण से भी ये मामला विवादित बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मूर्तियों को वापस करने की मांग नई नहीं है। 1830 के दशक की शुरुआत में स्वतंत्र होने के बाद से एथेंस मूर्तियों की वापसी की मांग कर रहा है, लेकिन मूर्ति वापसी अभियान को गति मिली 1980 के दशक में, जब ग्रीस की ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्ट्रेस मेलिना मर्क्रोरी ने उनकी वापसी के लिए एक आंदोलन चलाया। मेलिना 1981 और 1989 के बीच ग्रीस की संस्कृति मंत्री भी थीं। ब्रिटेन भले ही चोरी की गई मूर्तियों को वापस करने में अपनी नाक मुंह बनाता हो, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जो खुशी खुशी ऐसे एंटीक चीज़ों को अपने ओरिजिनल देश वापस दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी को ही ले लीजिए। जर्मनी ने लगभग 20 बेनिन कांस्य मूर्तियों को नाइजीरिया को वापस किया था। कमेंट करके बताइए कि क्या ब्रिटेन को कोहिनूर हीरा भारत को वापस करना चाहिए या फिर नहीं। मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अनोखे जीव एक्सोलोटल के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान को फिर से शुरू किया है। एक्सोलोटल सैलामेंडर की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। जानकारी के लिए बता दें कि सैलामेंडर एक पूंछ और छोटे पैरों वाला छिपकली सा दिखने वाला उभयचर जीव है। समस्या यह है कि जंगली एक्सोलोटल विलुप्त होने के कगार पर हैं। मैक्सिकन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किए गए एक स्टडी के अनुसार 2003 में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर लगभग 6000 एक्सोलोटल पाए गए थे। वहीं सर्वे के नए डेटा के अनुसार 2015 में यह संख्या घटकर केवल 36 रह गई है। चलिए जानते हैं एक्सोलोटल के बारे में और समझते हैं कि ये इतने स्पेशल क्यों हैं। आप अगर एक्सोलोटल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह जेम्स कैमरून की अवतार फिल्म से ही सीधा उठकर आ गया है।
प्राचीन एज़टेक के लोगों ने एक्सोलोटल को जल राक्षस कहा था और इसे अपनी पौराणिक कथाओं में एक देवता के रूप में शामिल भी किया था। एक्सोलोटल को मैक्सिकन वॉकिंग मछली भी कहते हैं। एक्सोलोटल मांसाहारी होते हैं जो कीड़े, क्रस्टेशियंस, मोलस्क और मछली की कुछ छोटी प्रजातियों को खाते हैं। बेहद क्यूट सा दिखने वाला एक्सोलोटल एक बहुत ही अनोखी आनुवंशिक संरचना वाला जीव है। अनोखा इसलिए क्योंकि यह एक ऐसा जीव है जो अपना दिल, दिमाग, रीढ़ की हड्डी और हाथ पैर फिर से पैदा करने में सक्षम है। रिसर्चर्स का कहना है कि एक्सोलोटल जीवन भर अपने न्यूरॉन्स को विकसित करता रहता है। 1964 में रिसर्चर्स ने पाया था कि एडल्ट एक्सोलोटल के दिमाग का आधे से ज्यादा हिस्सा निकाल भी दिया जाए तो भी यह दिमाग को फिर से विकसित करने में सक्षम है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सोलोटल ऐसा कैसे कर पाता है। दरअसल एक्सोलोटल ऐसा नियोटेनी नामक एक दुर्लभ स्थिति के कारण कर पाता है। नियोटेनी के कारण यह एक्सोलोटल अपने लार्वा के समय की अधिकांश विशेषताओं को अपने एडल्ट फेज में भी बरकरार रख पाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि IUCN ने एक्सोलोटल्स को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका मतलब है कि उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है और निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का वास्तविक खतरा है। हालांकि यह केवल एक्सोलोटल्स की जंगली प्रजातियों पर लागू होता है। आइए समझते हैं एक्सोलोटल की संख्या में इस भारी गिरावट के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है अत्यधिक मछली पकड़ना। दरअसल मैक्सिको सिटी में एक्सोलोटल एक स्वादिष्ट व्यंजन के तौर पर काफी पॉपुलर बन गया है, जिससे इसकी मांग में भारी वृद्धि हुई है। अत्यधिक मछली पकड़ना अब एक्सोलोटल के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। दूसरा कारण है पर्यावास यानी हैबिटेट का नुकसान। मैक्सिको सिटी के तेजी से विकास के कारण एक्सोलोटल के प्रमुख आवास जैसे झील या तालाबों की हानि हो रही है। और तीसरा कारण है आक्रामक प्रजातियां। हाल के दशकों तक ये अपने हैबिटेट में खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर थे, लेकिन आज पर्च और तिलापिया जैसी आक्रामक प्रजातियां इनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही हैं और उनकी संख्या में गिरावट में योगदान दे रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर सर्वेक्षण मंत्री कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में एक नया सर्वे करने वाले हैं। बिहार जाति सर्वेक्षण पूरा होने के बाद नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक डोर स्टेप सर्वे शुरू करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी अप्रैल 2016 में लागू की गई थी। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि सरकार सभी 38 जिलों में न्यूनतम 2500 घरों का सर्वे करेगी। सर्वे का मकसद है शराबबंदी की सिचुएशन की समीक्षा, साथ ही ये भी पता लगाना कि कितने लोगों ने शराबबंदी के कारण शराब पीना छोड़ दिया, क्या शराबबंदी के कारण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और क्या शराबबंदी से घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई है। हालांकि इस तरह का यह पहला सर्वे नहीं है, यह इस तरह का तीसरा सर्वे होगा। इसके पहले 2017 में एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान ने बाबू जगजीवन राम अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर एक सर्वे किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान ने 2022 में एक सर्वेक्षण किया। दोनों सर्वे में पाया गया कि 99% महिलाएं और 92% पुरुष शराबबंदी से खुश थे। आपको ये भी जानना चाहिए कि बिहार की शराबबंदी नीति की आलोचना भी की जाती है और इसको एक फेल पॉलिसी करार दिया जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहार में शराबबंदी के कारण शराब के अवैध व्यापार, जहरीली शराब से होने वाली मौतों और गरीबों तथा कमजोर लोगों की गिरफ्तारियों में वृद्धि हुई है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार अप्रैल 2016 से अब तक जहरीली शराब पीने के कारण 199 लोगों की मौत हो चुकी है। शराबबंदी के उल्लंघन में 3.75 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें से 90% शराब की खपत से संबंधित है। इसके साथ ही 4.25 लाख से अधिक गिरफ्तारियां हुई। शराब प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए कम से कम 25,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं और अन्य पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों और दलितों से आते हैं। शराबबंदी शराब उत्पादन पर रोक लगाने में भी विफल रही है। आंकड़ों के अनुसार 2016 से लेकर अब तक पुलिस ने 2.16 करोड़ लीटर शराब जब्त की है। इसमें 74.97 लाख देशी शराब शामिल है। आपको बता दें कि इसी साल जून में
नीतीश कुमार सरकार ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम में संशोधन किया था। इस संशोधन में प्रतिबंधों को ढीला किया गया था। उदाहरण के लिए पहली बार शराब पीने वाले अब 2,000 रुपए से 5,000 रुपए का जुर्माना देकर छूट सकते हैं। पहले ऐसा करने पर जेल जाना पड़ता था। अब सरकार ने कम्युनिटी फाइन भी हटा दिया है और शराब पीने पर कारावास की अवधि 10 साल से घटाकर 5 साल कर दी है। कमेंट करके बताइए बिहार में शराबबंदी पॉलिसी की क्या सिचुएशन है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हाल ही में न्यूजीलैंड को अपना नया प्राइम मिनिस्टर मिला है। नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने सरकार के शुरुआती 100 दिनों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया है। लक्सन ने कहा है कि वह मुद्रास्फीति पर काबू पाने और ब्याज दरों को कम करने को प्राथमिकता देंगे। इन एजेंडा में स्कूलों में सेलफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। लेकिन सरकार के एक निर्णय ने पूरी दुनिया का ध्यान न्यूजीलैंड पर खींच दिया है। दरअसल क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के जेनरेशनल स्मोकिंग बैन कानून को रद्द करने वाले हैं। इस कदम को तंबाकू उद्योग के लिए एक बड़ी जीत बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन पिछले साल जेनरेशनल स्मोकिंग बैन कानून लेकर आई थी। इसके तहत न्यूजीलैंड में साल 2008 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू बेचने को बैन किया गया था। स्मोकिंग बैन कानून तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या को लगभग तुरंत कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस स्मोकिंग बैन कानून से इंस्पायर होकर यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसे उपायों की घोषणा की गई थी। लेकिन वर्तमान पीएम क्रिस्टोफर लक्सन का कहना है कि ऐसे बैन कानून विफल होते हैं। इन्होंने कहा कि जनरेशनल स्मोकिंग बैन तंबाकू की लीगल बिक्री को कम करता है और ऐसे बैन एक टैक्स फ्री ब्लैक मार्केट को डेवलप करते हैं। ऐसे बैन सिगरेट के उपयोग को भी रोक नहीं पाते हैं और इससे सरकार की आय भी कम हो जाती है। सिगरेट की बिक्री पर टैक्स के जरिए मिलने वाली आय सारी ब्लैक मार्केट को चली जाती है। हालांकि सरकार के इस कदम की स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आलोचना की है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि सरकार का यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी क्षति है और तंबाकू उद्योग के लिए एक बड़ी जीत। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आंध्र प्रदेश की 5 जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत एक संवैधानिक निकाय है तथा यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF के चौथे संस्करण का शुभारंभ मलेशिया में किया गया। इसमें भारत और 10 आसियान सदस्य देशों के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित है। इसका उद्देश्य विभिन्न सदस्य देशों में सामाजिक इनोवेशन को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर इनोवेशन इकोसिस्टम में गवर्नेंस को भी मजबूत करना है। हिंद महासागर टूना आयोग के 19वें कार्यदल की बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस बैठक का आयोजन हिंद महासागर टूना आयोग और भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। हिंद महासागर टूना आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो हिंद महासागर में टूना और टूना जैसी प्रजातियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय विक्टोरिया सेशल्स में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क अनाज प्रदान किया जाता है। इस योजना को कोरोना काल के दौरान शुरू किया गया था। योजना के तहत गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं बिना किसी शुल्क के दिया जाता है। पिछले कुछ समय से दुर्लभ वायुमंडलीय घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक है स्टीव फेनोमेनन यानी स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहांसमेंट। स्टीव एक वायुमंडलीय ऑप्टिकल घटना है जो आकाश में बैंगनी और हरे रंग के प्रकाश रिबन के रूप में दिखाई देती है। इसे अक्सर लोग ऑरोरा समझते हैं, लेकिन यह उससे भिन्न है। अभी तक इसके बनने के पीछे के ठोस कारण ज्ञात नहीं है। अधिक काम करना सेहत के लिए घातक है और इसके कारण हर साल दुनिया भर में लगभग 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे रोजगार तेजी से मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन रहा है, खासकर पुरुषों के बीच।
रिपोर्ट के अनुसार इन 30 लाख लोगों में से 8 लाख वे लोग हैं जो सप्ताह में 55 घंटे से अधिक काम करते हैं तथा करीब 26 लाख लोगों की मृत्यु रोजगार से उत्पन्न बीमारियों के कारण हुई है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, चर्चा में रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। उपरोक्त में से कौन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पार्थेनन मूर्तियों से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच चल रहा है? ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन और ग्रीस, अमेरिका और भारत, या फिर जर्मनी और नाइजीरिया? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, बोईता बंदाना त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर तमिलनाडु? सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। अगला प्रश्न था, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2005। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।